जमीन को सहेज कर रखते गए और उसको विकास कर। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी से जुड़ी अहम जानकारियां हम हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं। बता दें आपको कि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मशीनों ने कृषि के क्षेत्र की तस्वीर ही बदल दी है। फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे सफल किसान मुकेश यादव से और फिर बात होगी सरकारी योजनाओं की। तो फिर आइए आज के अंक की यहाँ शुरुआत करते हैं। आइए नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, कृषि जगत में साल दर साल बदलाव होता जा रहा है और अब आपको बता दें कि मशीनों का जब से समावेश इस क्षेत्र में हुआ है, इसकी तस्वीर ही बदल गई है। जी हां, इसमें उन्नति की राह निकल गई है, विकास की राह नजर आने लगी है। तो किस तरह से बदलाव आया है कृषि जगत में मशीनों के आने के बाद, आइए आपको बताते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान के जरिए। मशीनों ने खेती को आसान भी बनाया है और बेहतर भी। साथ ही इनसे उत्पादन और उत्पादकता दोनों में इजाफा हुआ है। ट्रैक्टर, थ्रेशर और अलग अलग फसलों की बुआई और कटाई के लिए, यहाँ तक कि निराई गुड़ाई के लिए भी मशीनें मौजूद हैं। बहुत सी कंपनियां कृषि कामों के लिए ऑटोमेटिक रोबोट तैयार कर रही हैं। ये मजदूरों के मुकाबले ज्यादा क्षमता वाले हैं और ज्यादा तेजी से काम करने में सक्षम भी। हमारे देश में करीब 86% किसान छोटे और सीमांत हैं। कम जमीन की वजह से कृषि मशीनें खरीदने की क्षमता इन किसानों में नहीं है। इसके अलावा बहुत से इलाके इतने दुर्गम हैं कि उन्हें मशीन उपलब्ध कराना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। छोटे किसानों, कम कृषि शक्ति की उपलब्धता वाले क्षेत्रों और दुर्गम इलाकों तक कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाने के लिए साल 2014-15 में कृषि मशीनीकरण पर एक उप मिशन यानी SMAM शुरू किया गया। दरअसल मशीनीकरण भूमि, जल ऊर्जा संसाधनों, जनशक्ति और बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे इनपुट को उपयोग के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मशीनीकरण के इस उप मिशन से उपलब्ध कृषि योग्य जमीन की उत्पादकता बढ़ाई जा सकेगी और गांव में रहने वाले नौजवानों के लिए कृषि को अधिक लाभदायक और आकर्षक व्यवसाय बनाया जा सकेगा। कृषि मशीनीकरण कृषि क्षेत्र के मजबूत विकास के लिए बहुत जरूरी है। SMAM योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 200 कृषि यंत्रों और उपकरणों के वितरण और 90 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी 290 कस्टम हायरिंग केंद्रों और गांव स्तर पर 290 कृषि मशीनरी बैंक की स्थापना हो रही है। उत्तराखंड में सब्सिडी पर 1685 मशीनों और उपकरणों का वितरण होना है और साथ ही 6 कस्टम हायरिंग केंद्रों के अलावा गांव स्तर पर 35 कृषि मशीनरी बैंकों की स्थापना हो रही है। पश्चिम बंगाल में 25 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की योजना है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में 525 कस्टम हायरिंग केंद्रों और 34 उच्च तकनीकी केंद्रों की स्थापना हो रही है। तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा में भी इसी तरह का काम हो रहा है। खेती में मजदूरों का मिलना कम होता जा रहा है और जो भी मजदूर काम कर रहे हैं उनकी मजदूरी निकालना किसानों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। खेती में मशीनीकरण बढ़ने की ये भी एक वजह है। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले हमारे सफल किसान मुकेश यादव से। परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं ये, साथ ही साथ इन्होंने तकनीकों का इस्तेमाल भी किया हुआ है, तभी तो इस क्षेत्र में इन्होंने सफलता हासिल की है, अपना एक नया मुकाम हासिल किया है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर। मुकेश यादव फरीदाबाद के छोटे से गांव मांझावाली में रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनका जन्म खेती से जुड़े एक संपन्न परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी प्राथमिक पढ़ाई इसी गांव से की और आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए मुंबई चले गए थे। चूँकि इनका परिवार खेतीबाड़ी से जुड़ा था, इसलिए खेती से इनका लगाव हमेशा ही बना रहा। पढ़ाई के दौरान भी वे फसलों की बिजाई और कटाई के समय छुट्टी लेकर गांव आया करते थे। इसी बीच गांव और मुंबई में हो रहे कृषि में काफी फर्क महसूस किया। मुकेश ने पाया कि उनके गांव में आज भी परंपरागत तरीके से खेती की जा रही है, जबकि महाराष्ट्र के किसान आधुनिक पद्धतियों का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ष 2004 में मुकेश अपने गांव लौट आए और इन्होंने नई तकनीकों के साथ खेती करनी शुरू की। वे अपने खेत में नई तकनीकों का इस्तेमाल तो करते ही हैं, साथ ही गांव के किसानों को कृषि में नई तकनीकों के इस्तेमाल के बारे में भी जानकारियां देते हैं और सिखाते हैं। इन्होंने स्थानीय किसानों को कृषि और इससे जुड़े सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक भी किया। अपने खेतों में इलेक्ट्रॉनिक लेवलर चलाकर खेतों को समतल किया, जिससे उपज तो अच्छी हासिल हुई ही, साथ ही मजदूरों की संख्या भी घटी।
फसलों को जानवरों से बचाने के लिए मुकेश ने अपने खेत में सोलर फेंसिंग भी कराया। इन नई तकनीकों को खुद इस्तेमाल किया और किसानों को भी इन्हें अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे किसान की लागत में कमी आई, सिंचाई में पानी की बचत हुई, बिजली कम खर्च होने लगी। यानी मुकेश यादव के प्रयासों से किसानों को फायदा होने लगा। इन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पॉपुलर की खेती करने के लिए प्रेरित किया। मुकेश यादव ने गेहूं के उन्नत प्रजातियां जैसे HD 2851, HD 2912, WR 544 को अपनाया। साथ ही धान की पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1121, पूसा 2511 का फसल चक्र अपनाकर अच्छा उत्पादन हासिल किया। इसके अलावा इन्होंने गेहूं के बीज का उत्पादन भी किया, जिससे इनकी आय में काफी इजाफा हुआ है। इनके द्वारा उत्पादित बीजों को फरीदाबाद और पलवल के किसानों ने अपनाया, जिसे मुकेश अपनी सफलता मानते हैं। मुकेश यादव ने गेहूं, धान और गन्ना फसल के चक्र के साथ वर्मी कंपोस्ट और ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया। इससे पानी की 20 से 40% की बचत हुई। साथ ही फसलों में खरपतवार नाशी के प्रयोग को 60% से घटाकर 20% कर दिया। इससे इनकी भूमि की उर्वरा शक्ति तेजी से बढ़ी और साथ ही उनकी आय भी दोगुनी हो गई। अपने क्षेत्र के किसानों को तकनीक से वाकिफ करवाने के लिए मुकेश ने खुद नई नई तकनीकों को अपनाया। इन्होंने धान की SRI तकनीक से बीज, खाद और रसायनों की बचत की। इन्होंने गहरी जुताई और सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से फलों और सब्जियों के उत्पादन में भी अच्छी पैदावार हासिल की। किसानों को नई तकनीक से परिचित कराने और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नवीनतम प्रजातियों को मुकेश यादव ने किसान क्लबों द्वारा दूसरे किसानों तक पहुंचाया। मुकेश यादव ने अनुसंधान परिषद की नई तकनीकों का किसानों के बीच खूब प्रचार प्रसार किया और इस सब के पीछे मकसद यही था कि किसान आगे बढ़ें और खेती को व्यावसायिक तरीके से करें, ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मुकेश यादव को अनेक सम्मानों से नवाजा गया है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ आपको जानकारी दें, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी।
इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारे सेगमेंट में बात होगी प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। बता दें आपको कि ये एक बहुत ही मुनाफा दिलवाने वाली योजना है। हमारी सरकार ने बहुत ही सोच विचार के साथ इसकी शुरुआत की है। अगर आप भी इससे जुड़ जाते हैं तो जो बिजली में आपकी लागत लगती है वो तो कम हो ही जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि आप बिजली का उत्पादन करके उसकी बिकवाली करके अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं। कैसे संभव हो सकता है ये सब, आइए आपको दिखाते हैं हमारे सेगमेंट के जरिए। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। PM कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mmspi
nre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। अब कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी को जल का बचाव करना चाहिए। ऐसे में अगर हम खेती बाड़ी की बात करते हैं तो इसमें तो बहुत ही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए पानी का, क्योंकि पानी की आवश्यकता ज्यादा रहती है। तो किस तरह से आप सिंचाई कर सकते हैं, कौन कौन सी पद्धतियां हैं जिन्हें आप अपनाकर इसका बचाव कर सकते हैं, आइए आपको विस्तार से बताते हैं हमारे सेगमेंट में। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBB और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ जानकारी दें आपको कि आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही बता दें, आप हमें कुछ ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल ID नोट कीजिए। हमारी ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। हम हाजिर होंगे अगले अंक में कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।
इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात के जिला जूनागढ़ के गांव वडाल में।